प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी का मॉडर्न कला विज्ञान और वाणिज्य महाविद्यालय पुणे तथा हिंदी विभाग की ओर से आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण के अंतर्गत देवनागरी लिपि का विकास भाग 2 का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। इसकी पूर्व तासिका में देवनागरी लिपि का विकास भाग 1 के अंतर्गत लिपियों का इतिहास को जाना है। खरोष्ट लिपि, ब्राह्मी लिपि, इनका विकास को देखा। ब्राह्मी लिपि से की उत्तरी शैली से 5 लिपियों का विकास होता है। उन 5 लिपियों में प्राचीन नागरी लिपि, जिसे हम देवनागरी लिपि भी कहते हैं। इस देवनागरी लिपि का उद्भव एवं विकास को हमने देखा है। साथ ही देवनागरी लिपि का नामकरण को भी हमने देखा हुआ है। इसके साथ देवनागरी लिपि का मानकीकरण पर भी हमने प्रकाश डाला हुआ है। आज हम इस तासिका में देवनागरी लिपि का विकास भाग 2 के अंतर्गत देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता पर प्रकाश डालने वाले हैं। रोमन लिपि तथा फारसी लिपि की तुलना में देवनागरी लिपि अधिक वैज्ञानिक है। क्यों वैज्ञानिक है, इन कारणों पर भी हम आज प्रकाश डालने वाले हैं। सबसे पहला हमारे सम्मुख आता है कि वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता। हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल मिला के 52 वर्ण है और इस 52 वर्णमाला है, इसे 2 भागों में हमने विभाजित किया है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। अब मैं स्वर की परिभाषा या व्यंजन की परिभाषा को अ, उसे दोहराएंगे नहीं। केवल स्वर है तो स्वर 11 है, व्यंजन है 39 है। स्वर में हम देखते हैं आ, आ, ई, उ, रु, ए, ओ, औ। यह 11 स्वर है। इसमें ह्रस्व है, दीर्घ है, लेकिन इनका जो स्थान है वो स्थान कैसा है? निश्चित है। किसी भी रूप से इनमें किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन है वो परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलता। वैसे ही व्यंजन की बात करेंगे। हर एक व्यंजन अर्थात वर्ग में हमने इसे विभाजित किया गया है। कंठ वर्ग, मूर्धन्य वर्ग या कंठ व्यंजन, तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन, दंत व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, दुगुनी व्यंजन, यह सभी को हमने विशिष्ट श्रेणी में रखा है। अर्थात क, ख, ग, घ इनका उच्चारण एक विशिष्ट कंठ के माध्यम से होता है। जहाँ तालव्य जहाँ हमारे दंत का संबंध आता है तो उसे दंत ध्वनि के अंतर्गत या दंत व्यंजन के अंतर्गत रखा। त, ध, द, ध, न। जहाँ ओठों का संबंध आता है तो वह प, फ, ब, भ, म। जहाँ ओठ का संबंध, अर्थात यह श्रेणी एक विभाजन का जो वैज्ञानिक रूप है उस वैज्ञानिक रूप हमारे सम्मुख आ जाता है। और यही कारण है कि जो वर्णों का जो विभाजन किया है वह स्वरों के रूप में, व्यंजन के रूप में, और व्यंजनों को भी हमने विभाजित किया है स्थान के आधार पर, तो प्रयत्न के आधार पर। तो वह एक दृष्टि से एक उसमें वैज्ञानिकता नजर आती है। और साथ ही अनुस्वार हो या विसर्ग हो तो उनका भी, उसमें भी एक वैज्ञानिकता है। अन्य लिपि की तुलना जब हम करते हैं, जैसी रोमन लिपि है, रोमन लिपि में ए से लेकर जेड तक 26 वर्ण है और इनमें आपको स्वर और व्यंजन एक साथ में ही देखने को मिलेंगे। वैसा इसी प्रकार से देखते हैं तो देवनागरी लिपि में स्वर और व्यंजन एक साथ में नहीं है, स्वरों को अलग किया है, व्यंजनों को अलग किया है। और उस प्रकार से आपको रोमन लिपि में ए हो या बीच में जो आने वाले हैं स्वर है या व्यंजन है एक साथ में आपको दिखाई देते हैं और इसीलिए स्वर है या व्यंजन है पहचानने में हमें कठिनाई आ जाती है, जहां हमें वैज्ञानिकता दिखाई नहीं देती। तो यही कारण है कि देवनागरी लिपि की जो वैज्ञानिकता है वो वैज्ञानिकता महत्वपूर्ण हमारे सम्मुख है, क्योंकि उसकी जो विभाजन है वो विभाजन बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से उसका विभाजन किया गया है। दूसरी बात हमारे सम्मुख आ जाती है वैज्ञानिकता में, वह है देवनागरी लिपि की समग्रता। समग्रता क्या है कि देवनागरी लिपि में समग्र ध्वनि, जितने भी ध्वनियां हैं, अर्थात 52 वर्ण है तो 52 आपको चिन्ह और ध्वनि मिलेंगे। हर एक ध्वनि, हर एक चिन्ह के लिए, हर एक वर्ण के लिए इसके अंतर्गत एक ध्वनि है।
क के लिए अलग ध्वनि है, क है, ख है, ग है, चिन्ह और है। एक जैसे चिन्ह आपको नज़र नहीं आएँगे, जिसके कारण कोई समस्या आपके सम्मुख निर्माण हो सकती है। अर्थात न का जब उच्चारण हम देवनागरी लिपि में करते हैं, तो न का उच्चारण अर्थात न के रूप में अर्थात मूर्धन्य ध्वनि व्यंजन में और दंत ध्वनि में भी न आपको देखने को मिलेगा। और यह जब है ये न का और न दोनों चिन्ह कैसे है अलग-अलग है। लेकिन रोमन लिपि में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। जब हम रोमन लिपि में न का प्रयोग करते हैं, तो आपको यन ही देखने को मिलेगा। अर्थात दोनों न के लिए एक ही न आपको रोमन लिपि में देखने को मिल जाएगा और यही कारण है कि देवनागरी लिपि में हर एक वर्ण के लिए अलग-अलग चिन्ह जो है वो दर्शाए गए हैं और यही कारण है कि देवनागरी लिपि में समग्र ध्वनियों को अंकित करने की जो क्षमता है वह अधिक है। हर चिन्ह, हर ध्वनि के लिए इसके अंतर्गत अलग-अलग चिन्ह दर्शाए गए हैं। इसलिए ऊ हो या बड़ा ऊ हो, ई हो या बड़ी वाली ई है। तो यहाँ आपको अलग-अलग चिन्ह, अलग-अलग ध्वनि जो है वह अंकित की गई है देवनागरी लिपि के अंतर्गत। जब हम बात करते हैं कि देवनागरी लिपि के जो उच्चारण एवं लेखन में एकरूपता है। देवनागरी लिपि में उच्चारण में एकरूपता नज़र आ जाती है। इनमें कोई भी अक्षर जो है वह साइलेंट नहीं होता। साइलेंट यानी छुपा नहीं जाता इसके अंतर्गत। जब हम रोमन लिपि की जब बात करते हैं, तो रोमन लिपि में कुछ वर्ण होते हैं वो साइलेंट हो जाते हैं। उच्चारण तो करते हैं, लेकिन जब लिखने का समय आता है, उच्चारण करते हैं और जब लिखने का समय आता है, तब वह छुपा हुआ जो वर्ण है, वो सामने लिखने में वह सामने नज़र आ जाता है। जैसा नाइब यह शब्द है। नाइब इस शब्द का जब हम लिखते हैं, तो नाइब में यहाँ के जो है वो साइलेंट हो जाता है। उच्चारण तो हम करते हैं नाइफ, लेकिन लेखन करते समय इस KNIF इस प्रकार से लिखना होता है, तब जाकर वह सही शब्द बन जाता है। अगर गलती से हम नाइफ ही लिख दिया, तो यहाँ जो शब्द का अर्थ बदल जाएगा और यह शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत हो जाएगा। ऐसा ही एक उदाहरण देखेंगे साइकोलॉजी। साइकोलॉजी शब्द अगर हम लिखते हैं तो साइकोलॉजी शब्द शुरुआत होता है यस से। जब हम लिखते हैं साइकोलॉजी का उच्चारण करते हैं तो स से उसका उच्चारण होता है। जब हम लिखते हैं तो PSYCHOGY अर्थात साइकोलॉजी हुआ और इसमें जब उच्चारण करते हैं तो पी इसके अंतर्गत साइलेंट हो जाता है और लिखते हैं तो पी लिखना पड़ जब हम लिखते हैं तो पी लिखना होता है अर्थात यहाँ पे पी जो है वो साइलेंट हो जाता है। वैसे ही नॉलेज शब्द लिखा, नॉलेज में के है, डब्ल्यू है और डी है। ये शब्द जो है जब नॉलेज शब्द का हम उच्चारण करते हैं तो ये शब्द का कहीं भी के का, डब्ल्यू का और जी का उच्चारण नहीं होता और लिखते हैं तो ये शब्दों को लिखना ही पड़ता है और नहीं लिखा तो शब्द गलत हो जाता है। अर्थात उच्चारण में और लेखन में जो एकरूपता आपको रोमन लिपि में देखने को नहीं मिलेगी, उसके विपरीत देवनागरी लिपि में जो उच्चारण किया जाता है वही लेखन किया जाता है और यही कारण है कि देवनागरी लिपि अधिक वैज्ञानिक है। इसलिए हम देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक अधिक मानते हैं क्योंकि देवनागरी लिपि में उच्चारण और लेखन में एक रूपता नजर आती है। वह कोई भी शब्द देवनागरी लिपि में कोई भी शब्द साइलेंट नहीं होता। अर्थात साइलेंट शब्द अर्थात वो कभी भी छुपा नहीं जाएगा। साइलेंट में अर्थात नाइफ लिखते समय तो नाइफ ही लिखा जाएगा अर्थात देवनागरी लिपि में मैं बात कर रहा हूँ और अंग्रेजी में तो हमने अर्थात रोमन लिपि में तो देखा है किस प्रकार से के है पी है बाकी के जो वर्ण है वो साइलेंट हो जाते हैं। एक वैज्ञानिकता की बात यह भी है कि देवनागरी लिपि के अंतर्गत आपको प्रत्येक ध्वनि के लिए स्वतंत्र चिन्ह मिलेगा। देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह है, जबकि रोमन लिपि में एक ध्वनि के लिए कई विकल्प या पर्याय है।
इसलिए वहाँ वर्तनी की गलतियां होने की संभावना नजर आ जाती है। देवनागरी लिपि में क ध्वनि के लिए या लिखने के लिए एक ही वर्ण आपको नजर आएगा। क लिखना है देवनागरी लिपि में तो क के लिए एक ही ध्वनि है, लेकिन रोमन लिपि में क अगर लिखना है तो क का लिखते समय आपको अलग अलग रूप में देखने को मिलेगा। जैसा कैट, कैट लिखते समय CAT कैट इस प्रकार से लिख सकते हैं, क का उच्चारण होता है, लेकिन क के लिए सी ये वर्ण आ जाता है। वैसा है किंग, किंग में क आता है, लेकिन किंग का उच्चारण करते समय के आ जाता है, किंग आ जाता है। क्वीन, क्वीन में भी क का उच्चारण होता है, लेकिन यहाँ क्यू आ जाता है। केमिस्ट्री में भी देखिए, केमिस्ट्री का उच्चारण करते समय क का उच्चारण होता है, लेकिन क को CH में लिखा होता है। अर्थात रोमन लिपि में क के लिए बहुपर्याय है, विकल्प है। क भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, क्यू भी लिख सकते हैं, CH भी लिख सकते हैं। और यही कारण है कि इसमें आपको प्रत्येक वर्ण के लिए जो ध्वनि है, वो ध्वनि के लिए स्वतंत्र चिन्ह नहीं है। एक ध्वनि के लिए आपको पर्याय जो है अलग अलग है। वो पर्याय सी के रूप में है, का अगर है तो सी के रूप में है, के रूप में है, क्यू के रूप में है। यह पर्याय जो है आपको नजर आ जाएंगे। और यही कारण है कि देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि चिन्ह के लिए एक स्वतंत्र शब्द ध्वनि चिन्ह है। क के लिए क है, क आप उच्चारण भी कर सकते हैं और क लिखने में भी, है ना, अर्थात उसमें आपको एक रूपता जो है वह नजर आ जाएंगी। निश्चितता, आप देखिए कि देवनागरी लिपि में सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि निश्चितता। ये निश्चितता यानी क्या है कि देवनागरी लिपि में प्रत्येक वर्ण वर्ण का निश्चित उच्चारण है। प्रत्येक लिपि लिपि में देवनागरी लिपि के प्रत्येक वर्ण क्या से अ स्वर से लेकर हर वर्ग के वर्ण देखिए तो हर एक का उच्चारण जो हो निश्चित है। क, ख, ग, प, फ, भ, म, य, र, ल, व। हर एक वर्ण का जो उच्चारण है वह अलग अलग है। अर्थात निश्चित है वर्णन, किसी का उच्चारण दूसरे एक समान नहीं है। उच्चारण के दृष्टि से उसमें क्या है, एक एक एकता दिखाई देती है, कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाई देती, एक रूपता नजर आती है। लेकिन जब हम रोमन लिपि को लेकर बात करते हैं तो रोमन लिपि में एक ही वर्ण जब शब्दों में प्रयुक्त होने पर उस शब्द में आए हैं वर्ण का उच्चारण बदलता है। एक ही वर्ण है और ये वह वर्ण अगर किसी शब्द के बीच में आ जाता है और आ जाने की वजह से उस शब्द का उच्चारण वहां बदलता है। उदाहरण देखने वाले हैं हम, कैसे बदल गया है। तो यहाँ कि यहाँ बट है, बट का उदाहरण देखिए। बट में बट और यू का उच्चारण बट इस प्रकार हुआ। बट, बट का अर्थात बट, का उच्चारण हो जाता है। फुट और पुट, और यहाँ जो यू का उच्चारण है ऊ का उच्चारण पुट, क्या हुआ, पुट। बट में का उच्चारण होता है, यू का उच्चारण हुआ, और पुट में यू का उच्चारण क्या हुआ है, ऊ हुआ है। यहाँ देखिए एक और का उच्चारण है तो ऊ का, बट में है, पुट में ऊ का है। वैसे ही कैट में सी का उच्चारण है, और सिटी, सिटी में भी देखिए तो यहाँ सिटी में उच्चारण सी का है। लेकिन कैट में सी है और सिटी में स का उच्चारण आपको नजर आ जाएगा। अर्थात सी का ध्वनि जो है क के रूप में भी आता है और यहाँ स के रूप में भी आ गया है। और यही कारण है कि रोमन लिपि में एक वर्ण का उच्चारण अलग अलग दिखाई देता है, वैसा देवनागरी लिपि में नहीं देखने को मिलेगा। निश्चित वर्ण है, क के लिए क ही दिखेगा, अ है तो अ है, उ है तो उ है, क तो क है, स है। लेकिन स का उच्चारण श नहीं होगा या ह नहीं होगा, अ का उच्चारण आ नहीं होगा या ए नहीं होगा, तो अ ही रहेगा। इस यही कारण है कि देवनागरी लिपि में जो उच्चारण है वो उच्चारण की दृष्टि से जब बात करते हैं उसमें निश्चितता हमें नजर आ जाती है। अ, आगे हम बात करेंगे कि देवनागरी लिपि की जो स्पष्टता है वो स्पष्ट रूप से हमें मानी जाती है।
कि वैज्ञानिक लिपि वही मानी जाती है जिसमें दो वर्णों में पारंपरिक साम्य के कारण अस्पष्ट न हो। वैज्ञानिकता का कारण यही है, अगर दो वर्ण है तो वह दो वर्ण एक दूसरे से मिले जुले न हो या एक समान दिखाई न देते हो। अगर एक दूसरे जैसे दिखाई देते हैं तो उस लिपि में वैज्ञानिकता नजर नहीं आएगी। हमारे हिंदी के वर्ण देखिए, जो हिंदी देवनागरी लिपि है, वह लिपि में देखिए कोई भी वर्ण एक जैसा नहीं है। अ है और आ, आप दिखेंगे अ और एक जैसे दिखाई देंगे, लेकिन अ और आ में मात्रा है। ई, उ, यह भी ई जो है बड़ी वाली ई है, उस पे भी मात्रा है। तो यहाँ जो एक एक समान जो दिखने का कोई भी संबंध जो है वहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके विपरीत रोमन लिपि में कुछ चिन्ह ऐसे हैं जो एक दूसरे की जो उनकी आकृति है एक दूसरे से मिल जाती है, और इस यही कारण है कि कभी-कभी उसमें गलतियां भी होना संभव है। ई और सी, सी का मुड़ाव देखिए, ई का मुड़ाव देखिए, कभी-कभी सी और ई एक जैसे ही लगते हैं। यम और यन, आई और यल, ओ और क्यू, ये जो वर्ण है रोमन लिपि के, वह एक समान एक जैसे ही हमें नजर आ जाती है और यहाँ अस्पष्टता हमारे सम्मुख आ जाती है। और देवनागरी लिपि में इस प्रकार के जो साम्य है वो साम्य आपको नजर नहीं आएंगे। क है तो ख है तो अलग है। आप कहेंगे कि ड है और नीचे ड है, देखिए एक ड के नीचे नुक्ता भी है। अगर ये ड है तो इस ड के नीचे नुक्ता है, अगर ये ड है तो इसके नीचे नुक्ता नहीं है। तो उसका भी प्रयोग और कैसे होता है, तो ये भी आपने जाना है। तो यही कहना है कि वैज्ञानिकता में ये दो वर्णों का जो पारस्परिक जो साम्य है, जो अस्पष्ट होने के कारण दिखाती है, वह कारण अर्थात एक दूसरे की जो आकृति जैसे शब्द आपको देवनागरी लिपि के अंतर्गत देखने को नहीं मिलेंगे। अगला जो एक कारण हमारे सम्मुख आ जाता है कि वह कम खर्चीली है। कम खर्चीली अर्थात वह लिखते समय कम जगह वह लेती है। मात्राओं के कारण देवनागरी लिपि वह रोमन लिपि की तुलना में कम स्थान लेती है, कम जगह वह घेरती है। उदाहरण देखने वाले हैं कैसे कि मात्राओं के कारण। अब देखिए चंद्रिका यह शब्द लिखा, चंद्र, चंद्रिका, च के ऊपर हमने क्या दिया है, अनुस्वार दिया है। द्र के यहाँ मात्रा नीचे खींची है। का को हमने क को मात्रा आ की मात्रा हमने दी है। तो यहाँ चंद्रिका जो है हमने इस शब्द को तीन वर्णों के अंतर्गत रखा है। लेकिन जब रोमन लिपि में हम चंद्रिका शब्द लिखते हैं तो CHANDRIKL अर्थात कितने शब्द हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 शब्दों को हमने चंद्रिका में समाविष्ट किया है। और वहां तीन अर्थात तीन बड़ा है या नौ बड़ा है, निश्चित रूप से नौ बड़ा है। नौ वर्ण का प्रयोग कर कर हमने चंद्रिका लिखा है। और यही कारण है जब हम लिखते हैं तो वह चंद्रिका लिखते समय स्थान हमें अधिक लगता है, और इसकी कारण जगह जो है, इस जगह अर्थात ज्यादा अधिक लगती है। लेकिन रोमन लिपि में आपको कम देखने को मिलेगा। स्कूल को भी हमने ऐसे ही किया है, स्कूल को भी हमने इसी प्रकार से किया है। CH SCHOOL, SCHOOL यहाँ रखा है, 6 शब्द है। और हिंदी में देवनागरी लिपि में हमने स्कूल को 3 में रखा है, तो यहाँ 6 है। छमछम भी ऐसा ही है, छम CHHAM अर्थात कितने शब्द हो गए, जगह कितनी जा रही है, ये देखिए। तो उसकी तुलना में छम छम यह शब्द हमने 4 वर्णों में ही उसको रखा है। लेकिन जब यहाँ लिखते हैं तो निश्चित रूप से ये जो वर्ण है अर्थात 4, 3, 5, 10 वर्णों का यह शब्द बनता है और यहाँ बनता है 4। 4 मात्राओं से ये बना है, 4 वर्ण है और यहाँ 10 है। तो निश्चित रूप से
अधिक जगह लेने वाली, स्थान लेने वाली यह रोमन लिपि है और उसकी तुलना में देवनागरी लिपि का जो स्थान है, वह कम नज़र आता है। और यही कारण है कि देवनागरी लिपि में एक प्रकार की जो वैज्ञानिकता है, वो वैज्ञानिकता इसी प्रकार से है कि उसमें कम स्थान लेना होता है। कि यह भी देखने हैं कि स्वरों के जो उच्चारण हैं, व्यंजनों के जो उच्चारण हैं, उन व्यंजनों के उच्चारण दिखाने के लिए हमें स्वरों का साथ या स्वरों से जुड़ना होता है और इन स्वरों की मात्राओं की वजह से व्यंजन पूर्ण हो जाते हैं। अर्थात अगर क का है या की है, तो की का उच्चारण करते समय एक मात्रा है। अब ये मात्रा है, इस मात्रा को देने हैं तो आ का उच्चारण करते हैं, क का उच्चारण करना है, क को हमें मात्रा देनी है, तो हम क के साथ में अ का उच्चारण किया, का, तो यह का बनता है। वैसे ही छोटी वाली की का उच्चारण किया, क के साथ में क है और इस क के साथ में अगर हम ई का उच्चारण करते हैं, तो की अर्थात ये वाली की जो है वह की बन जाती है। ये की यहाँ जब दीर्घ की के उच्चारण करते हैं क के साथ में तो यहाँ बनेगा उ, मात्रा भी इस प्रकार से आएगी। इस प्रकार से आपको इनका उच्चारण करते हैं तो इस प्रकार की जो मात्रा है वो मात्रा आ जाएँगी। आप देखिए कि आप हर एक वर्ण के साथ में, क वर्ण के साथ में देखिए, ग वर्ण के साथ में देखिए और ग का उच्चारण आ कीजिए ग के साथ में। ग प्लस आ, ग धन आ उच्चारण कीजिए, गा, गी, गी, इस प्रकार से जो उच्चारण होगा, प, पा, पी, इस प्रकार से उच्चारण होगा। जो व्यंजनों के साथ में जब हम उच्चारण करते हैं स्वरों का और स्वरों की मात्रा वहाँ बन जाती है और इसमें एक वैज्ञानिकता हमें नज़र आती है। गलत यहाँ कोई भी नहीं है। का, खा का, ख, खी का, खी के साथ में हम ई का उच्चारण करते हो तो खी यह जो मात्रा है यह बन जाती है और यही कारण है कि व्यंजनों के अनेक उच्चारण दिखाने के लिए उनके साथ स्वर जुड़ जाते हैं और स्वरों की मात्रा हम इस प्रकार से बन जाती है और यही कारण है कि इसमें एक प्रकार की जो वैज्ञानिकता है, वो वैज्ञानिकता हमारे सम्मुख आ जाती है। देवनागरी लिपि में वर्णों के उच्चारण और नाम तुल्य होने के कारण जब कभी उसका नाम लेने का काम पड़ता है, तब अक्षर के आगे कार जोड़कर उसका नाम सूचित करते हैं। अब देवनागरी लिपि में और वर्णों का उच्चारण है और नाम तुल्य होने के कारण तुलना, अर्थात कभी-कभी क्या करते हैं हम वर्णों के आगे कोई शब्द लगाने की वजह से वह एक प्रकार से शब्द बनता है, प्रत्यय लगाकर, उपसर्ग लगाकर। अगर मान लीजिए हमने कार शब्द है, इस कार शब्द के आगे एक हमने एक शब्द लगा दिया, जैसा मैंने लगा दिया तो मक्कार शब्द बना। कार शब्द को मैंने लगा दिया तो आकार बना। तो यह मकार हो, आकार हो, ऐसे कई शब्द आपके सम्मुख नजर आ जाएंगे और जिसमें क्या है, तो जिसमें ये वर्ण के उच्चारण के ये जो शब्द है वह शब्द बन जाते हैं। स्पष्ट शब्द है तो अब जोड़ दिया, अस्पष्ट हुआ। तो यह जो इसमें एक वैज्ञानिकता हमारे सम्मुख आती है कि वह जब वर्णों का उच्चारण करते हैं नाम तुल्य का मतलब है तुलना करते हैं हम। जब हम उसकी तुलना करते हैं, उस शब्द के आगे हम जोड़ते हैं, अब उपसर्ग लगाते हैं, तो निश्चित रूप से वो शब्द का जो रूप है, वह आपको दिखने को इस प्रकार से मिलेगा। शब्द भी बन जाएगा, गलत शब्द नहीं होगा, शब्द वह जो है, वह बन जाएगा। ककार, अकार, मकार इस प्रकार के जो शब्द है, वो शब्द जो है, वह बन जाते हैं। अगली जो वैज्ञानिकता है, उस वैज्ञानिकता को हम देखेंगे कि जैसे जब किसी व्यंजन के संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है, तब वह संयोग द्वि कहलाता है। अर्थात जब एक व्यंजन है और उस क जैसा व्यंजन है और उसका जो संबंध जुड़ जाता है, उसका ही क अर्थात क का संबंध क से ही जुड़ जाता है, तो क और क आता है तो पहला क आधा होता है और दूसरा जो क है वो पूर्ण होता है। कक्का,
सच्चा, अन्न, अन्य। इस प्रकार से जब किसी व्यंजन के संयोग से उसी व्यंजन के साथ जब वो आता है, पहला व्यंजन अगर क है, अगर पहला व्यंजन क्या है, क है, और क के साथ में तुरंत दूसरा क जब आता है, तब यहाँ पे क जो है वह आधा बन जाता है, और आधा बनने की वजह से वह दूसरे क से जुड़ जाता है, तो वह पूर्ण क होता है, और फिर वो मात्रा के अनुसार उसका रूप बदलता है का। सच्चा भी देखिए, च यहाँ च का उच्चारण है, च व्यंजन है, इस च व्यंजन के साथ में दूसरा च आ गया, इसीलिए पहला च यहाँ आधा हो जाता है सच्चा। जुड़ जाता है, तुरंत जुड़ जाता है। अन्न, इस प्रकार से वह जुड़ गया है। न को न जुड़ने की वजह से जब यही उसकी विशेषता यही है कि व्यंजन के साथ संयोग से वही व्यंजन अर्थात च के साथ में अगर छ आ गया बाद में, तो वह व्यंजन द्वित्व द्वित्व अर्थात जुड़ जाता है। द्वित का अर्थ क्या है, यहाँ पे जुड़ जाता है, और जुड़ जाने की वजह से ये क्या हो गया है, यह द्वि व्यंजन कहलाता है, और यह रूप आपको देवनागरी लिपि के अंतर्गत ही मिलेगा। दूसरे लिपियों में यह आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्ष, त्र, ज्ञ, ये जो व्यंजन है, यह व्यंजन अन्य व्यंजन वर्ण से वह मिला हुआ रूप है। इसलिए यहाँ हम पढ़ेंगे कि श है, त्र है, ज्ञ है, जिन व्यंजनों के मेल से बने हैं, उनका कुछ भी रूप संयोग में नहीं दिखाई देता। इसलिए कोई कोई उन्हें व्यंजनों के साथ वर्णमाला के अंत में लिख देते हैं। अब देखिए कि ये जो श है, त्र है, अब ये श कैसे बना है? अब ये श जो बना हुआ है, ये श बना हुआ है क और श, कश। कश, ये जो श है, वो श कैसे बना है? कक्ष, ये दो वर्ण है, क और श, ये दो वर्ण है। इन दो वर्णों के वजह से यह श बना हुआ है, और इसका वर्णन इस प्रकार से हो जाता है। उसका अर्थ अर्थात क और श जब हम उसका लिखते हैं, उच्चारण करते हैं, तब ये क्ष बनता है। यह भी देखिए, ये जो त्र है, त्र का उच्चारण त्र, त और र का उच्चारण कीजिए त्र, त्र, त और र का उच्चारण कीजिए तर। त्र, ये जो त्र है, वो त्र जुड़ जाता है। यहाँ भी ज्ञ भी है, वो ज्ञ को भी हाँ रूप जो है इसी प्रकार से हो जाता है। ये जो व्यंजन है, वो व्यंजन अन्य व्यंजन क और श है, त्र है, रस है, अर्थात दूसरे व्यंजनों के मेल से बने हैं, और उनका भी अ, अपना कुछ भी उनका जो संयोग है, अर्थात क ये त और र, यह आपको कहीं भी दिखेगा नहीं। उसका साथ तो है, शब्द तो बने हैं, लेकिन संबंध जो है आपको स्पष्ट रूप से नजर नहीं आएगा, और यही कारण है यह रूप आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसीलिए कुछ व्यक्ति कहते हैं, जब हम वर्णमाला लिखते हैं, तो प ये अलग स्वतंत्र रूप से उनको हम लिखते हैं। जैसे हमने वर्णमाला में देखा है, यही है, श, त्र, श देखा है, त्र देखा है, ज्ञ देखा है, चार ध्वनि को देखा है उस समय हमने। तो ये जो है, यही कारण है कि इन वर्णों के मेल से यह जो है श जो है बना हुआ है। त्र भी इस प्रकार से बना हुआ है। आप देखिए कि जिस प्रकार से इसके पूर्व जो एक हमने पढ़ा था कि व्यंजनों के साथ में जब हम मात्राओं को जोड़ते हैं, तो इन मात्राओं के वजह से क्या हो जाता है? तो इन मात्राओं के वजह से यह व्यंजन बनते हैं। जैसा कि बना है, के बना है, कई बना है, कु बना है, कु बना है, क्र बना है। क्यों बना है? क्योंकि यहाँ देखिए तो का की बनी है, तो की सी बनी है, यह छोटी वाली ई से बनी है। के कैसे बना है? तो ये वाले के से बना है। ये कैसे बना है? तो ये डबल मात्र ये वाला है, इससे बना है। कु कैसे बना है? तो यहाँ क का उच्चारण उ से देखिए, तो यह इस प्रकार से बना है। क में ई का उच्चारण कीजिए, के में क में ए का उच्चारण कीजिए, के में ए का उच्चारण कीजिए, कऊ हुआ। क के साथ उ का उच्चारण किया तो कु हुआ, और बड़ी वाला उ का उच्चारण कीजिए
तो क के साथ में बड़ी वाला ऊ का उच्चारण कीजिए तो कौ हुआ। तो ये जो इस प्रकार से क्या हो जाता है, इस प्रकार से उनका उच्चारण हम जब करते हैं, तो यह उच्चारण इस प्रकार से इसके अंतर्गत आ जाता है। और इसीलिए जब हम उसका प्रयोग करते हैं स्वतंत्र रूप से मात्राओं का, तो ये जो मात्राएँ हैं, ये मात्राओं की वजह से व्यंजनों का जो प्रयोग है, वो प्रयोग इस प्रकार से होता रहता है। और इसे हमें देखना था, उसे हमने उन इसका जो रूप है, उस रूप को हमने देखा है कि मात्राओं की वजह से आगे व्यंजनों के आगे जब मात्रा लगाई जाती है और उन मात्राओं में जब हम स्वर लेते हैं, तो निश्चित रूप से स्वरों के कारण व्यंजनों में मात्रा लग लग जाती है और इससे व्यंजन बनते हैं और इसमें एक वैज्ञानिक रूप जो है हमारे सम्मुख आ जाता है। जो अनुस्वार है, जो शब्दों के ऊपर हम उसको अनुस्वार देते हैं और विसर्ग जो है स्वरों के व्यंजन के पीछे हमें जो विसर्ग है, वो विसर्ग लगाते हैं इस प्रकार से। हुँ? अब जो अगला जो वैज्ञानिकता का मुद्दा आता है, जो 14 नंबर का है, वह है जब 2 या अधिक व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं रहता, तब उनका संयोग से तब उनको संयोगी या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कय, सम, य। अब यहाँ 2 बात हमने हमारे सम्मुख नज़र आती है। पहली बात ये है कि जब जुड़ जाते हैं, क्यों जिस प्रकार से यह शब्द है। क्यों क्या है? एक शब्द है और सम इस प्रकार के शब्द है, सत्य इस प्रकार का शब्द है। तो यह क्या है? तो यहाँ तुरंत क्या हो जाता है, इस बीच में स्वर नहीं आया। स्वर शब्दों के बीच में नहीं आया। व्यंजनों के बाद क्या होता है, दूसरा व्यंजन आता है, तुरंत आ जाता है क। क, य, क नहीं आया। हाँ, जब आधा क आता है, इसका मतलब है क के बाद तुरंत दूसरा व्यंजन आता है, तो पहला क हमेशा ही आधा रहता है। पहला वर्ण कौन सा भी आधा रहता है। वैसे ही सम अर्थात सम, ये जो शब्द स जो है वो पूर्ण नहीं है, वह तुरंत म के साथ में जुड़ जाता है, अर्थात दूसरा जो व्यंजन है वो तुरंत आ जाता है, जिसके कारण शब्द जो है वो शब्द कैसे है, एक दूसरे से संयुक्त हो जाते हैं या जुड़ जाते हैं। इस यही एक कारण है कि उसमें आपको शब्द से जुड़ जाने से इस प्रकार के जो शब्द है वो बन जाते हैं, वहाँ वर्ण एक दूसरे से मिल जाते हैं। संयुक्त व्यंजन अर्थात ये संयुक्त व्यंजन जब बहुत सारे शब्दों को मिलकर भी वह आ जाते हैं और हिंदी में ऐसे प्राय 3 शब्द से अधिक 3 शब्दों के संयोग से एक शब्द बना हुआ है। उदाहरण देखेंगे जैसा कि मत्स्य, ये उदाहरण है। म म म का उच्चारण तो पूर्ण होता है, लेकिन त का उच्चारण, स का उच्चारण मत्स्य, त और स का उच्चारण कम होता है अर्थात पूर्ण नहीं हुआ। इसी कारण त और स और ये उस वह जो वर्ण है वह ये से जुड़ गए हैं। मत्स्य, मत्स्य का उच्चारण करते समय देखिए मत त का उच्चारण थोड़ा होता है, स का उच्चारण थोड़ा होता है, बहुत ही कम होता है और य का उच्चारण कैसा हुआ? पूर्ण हुआ, मत्स्य। और इसी कारण जो जिन वर्णों का उच्चारण कम प्रमाण में यानी जल्दी समाप्त होता है और मत्स्य इस प्रकार से शब्द बन जाता है। महामत्स्य इस प्रकार से भी हुआ। तो यहाँ भी इस प्रकार से आपको शब्द जो है वह देखने को मिल जाएँगे। इसी प्रकार से हमने पढ़ा था कि इसके पहले देखा था कि श है, त्र है, ज्ञ है। तो वो शब्द ये जो वर्ण है वो जो व्यंजन है वह अन्य वर्णों के संयोग से वह मिल गए हैं। जैसे कि वर्णमाला में देखा कि क और श बना, र, त और र से य, त्र बना और ज और ज्ञ जो उम, च ध्वनि है, हुँ? तो वो ध्वनि में देखिए तो यह जो ग है, तो यह इस दोनों शब्द से यह ज्ञ अर्थात यह ज्ञ इस प्रकार से हम शब्द का बना ये ज्ञ से यह शब्द का रूप बना हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो शब्द है, वह शब्द जो है वह बने हुए हैं।
अब देखेंगे कि जैसा कि हम उच्चारण कर रहे हैं, ट है, ट है, ड है, ड है, ढ है, ह है, छ है। तो इनमें आपको देखें ये जो 7 व्यंजन हैं, उस व्यंजन के संयोग से पूरे लिखे ये जो व्यंजन हैं वह पूर्ण लिखे जाते हैं और इनके अंत में अगर कोई संयुक्त व्यंजन आ जाता है, इनके साथ में अगर कोई इस व्यंजन में ये इनके साथ में अगर कोई दूसरा व्यंजन आ जाता है और यह व्यंजन पूर्ण वर्ण के नीचे बिना सिरे लिखे लिखी जाती है, जैसे उच्छ्वास। अब इसमें ये जो वर्ण है, ये वर्ण महत्वपूर्ण है कि ये अगर ये वर्ण आते हैं, ये 7 वर्ण अगर आ जाते हैं और जब यह वर्ण जब आ जाते हैं, तो इनके पूर्व ये जो संयुक्त व्यंजन ये कैसे है? इनके पूर्व ये जो व्यंजन आते हैं, तो बिना सिर लिखे अर्थात वो बिना पूर्ण लिखे वह उससे जुड़ जाते हैं। च आया तो छ आता है तो यहाँ छ आएगा। इच्छा, इस प्रकार से। अब यह ट है, तो ट के साथ में अगर यहाँ ट आता है, ये ठ आता है, तो यहाँ ट के साथ में यहाँ दूसरा ये जो ट है वो मिट्टी है, मिठ्ठा है, तो यह जो ट है वो आधा आ जाता है, हड्डी है। तो यह जब यह ट, ड, ढ, ह कभी-कभी आ जाते हैं और उसका पूर्व आने वाला शब्द कैसे होता है? वह शब्द तुरंत उस शब्द से जुड़ जाता है। इच्छा जैसा शब्द है, इच्छा, उच्छ्वास, खट्टी, मिट्ठी, मिठ्ठा, हड्डी, इस प्रकार से ये शब्द जो है वह ये शब्द आने के बाद में अगर कोई वर्ण इसके पहले का वर्ण इसके छ के पहले का वर्ण कौन-सा है? तो च है। अब यहाँ ट ठ के पहले ड है, ढ के पहले यह ड आता है। हुँ? और यह ढ के इसके पहले का वर्ण यहाँ आता है, ह के पहले इसका पहले वर्ण आएगा और तब वह अधूरा अर्थात यह शब्द आधा बन जाता है। आधा का मतलब है पूर्ण नहीं होता। हड्डी, ड के बाद डी आया, हड्डी, मिट्टी, इस प्रकार से उच्छ्वास। अब उसी प्रकार से कुछ चिन्ह जो होते हैं, वो चिन्ह हकार में मिलने वाले जो व्यंजन है, वो व्यंजन की तरह हमें देखने को मिल जाते हैं। अब ये क्या है उसको भी हम देखेंगे किस प्रकार से वह जुड़ जाते हैं। अब देखिए कि इसमें कि हकार मिलने वाले व्यंजन कभी-कभी भूल से पूर्व लिखे जाते हैं। जैसे चिन्ह, कभी-कभी क्या होता है चिन्ह इस प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन कभी-कभी चिन्ह जो है वह न के पहले आता है। ये जो ध्वनि है, चिन्ह इस प्रकार से लिखना चाहिए, ब्रह्म ऐसा होता है, आह्वान इस प्रकार से होता है, लेकिन अशुद्ध रूप है। तो ये जो अशुद्ध रूप है, वह आपको क्यों आपके सम्मुख आते हैं? क्योंकि जब आप लिखते हैं, तो लिखते समय आप उसका उच्चारण करने में के कारण वो भूल जाते हैं और भूल जाने की वजह से इस प्रकार की एक दूसरी जो गलती है, वो होने की संभावना होती है। और ये जो शब्द है, वो शब्द क्या है? तो वो चिन्ह, चिन्ह का उच्चारण करते समय ह की ध्वनि आती है, न की नहीं। तो यह ह है और यह एक वैज्ञानिक कारण है कि उसे हमने लिया है। उसी प्रकार से जो बाराखड़ी है, वो बाराखड़ी इस प्रकार से आती है, जो साधारण जो व्यंजन है, वो सभी व्यंजनों में व्यंजनों में हम जब स्वरों को जोड़ते हैं, तो बाराखड़ी बनती है। वो कैसी बनती है, ये भी हमने देखा है कि जैसा क है, तो क के नीचे हमने अ लिखा, यहाँ आ लिखा, यहाँ ई लिखा, यहाँ दूसरी वाली ई लिखी। देखिए कैसी बाराखड़ी बनी है। यहाँ ऊ लिखा, यहाँ भी ऊ बड़ा वाला ऊ लिखा, यहाँ ये लिखा, या एक मात्रा वो एक के ऊपर लिखी। यहाँ देखिए यहाँ ओ लिखा, यह बना को बना। यहाँ देखिए वो कैसे बनता है। ये 2 मात्रा हमने दी है, ये 2 मात्राएँ इस पे आ गई है और यहाँ अनुसार देखिए, ये सब व्यंजन हैं। हुँ? तो यहाँ हम अनुस्वार देते हैं और क जब देते हैं,
तो यहाँ विसर्ग लगाते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गए ना 11 स्वर। देखिए आ, ई, उ, ऊ। अब यहाँ रू रह गया है। अगर इस प्रकार से क आता है, हाँ, तो कैसे करोगे? तो यहाँ इस प्रकार से आपको ये जो त्र है, ये त्र का यहाँ ये जो त्र है, ये रू जो है वह इस प्रकार से वह आता है। ये चिन्ह इसका है, इस रू का। तो इस प्रकार से यह आएगा। 11 स्वरों से की मदद से आपको ये 12 कड़ी जो है इस प्रकार से लिखी गई देखने को मिलेगी। ख, खा, खी, खी, खू, खू, खे, खई, खो, खऊ, इस प्रकार से। ये क्या है? एक 12 खड़ी है, इस प्रकार से यह देखने को मिलेगी। और यह इसमें आपको जो वैज्ञानिकता है, वह वैज्ञानिकता आपको स्पष्ट रूप से नज़र आएँगी। और यही कारण है कि जब हम देखते हैं कि देवनागरी लिपि में जो स्वर है, व्यंजन है, उसकी एक अपनी एक वैज्ञानिकता है। और इस वैज्ञानिकता के कारण ही इसमें क्या आ गया है? व वैज्ञानिकता आ गई है, जिसके कारण देवनागरी लिपि की जो वैज्ञानिकता है, जिसे हम स्पष्ट कर सकते हैं। और इसी कारण देवनागरी लिपि को हम एक वैज्ञानिक लिपि भी कहते हैं और प्रामाणिक लिपि भी है। देवनागरी लिपि पर भी अनुसंधान हो चुका है। वर्तनी को लेकर समितियों की स्थापना भी हो चुकी थी। और आज एक शुद्ध लिपि के रूप में, वैज्ञानिक लिपि के रूप में यह देवनागरी लिपि हमारे सम्मुख आज इस प्रकार से आ जाती है। इस लिपि को, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता को लेकर आपके मन में अगर कोई भी सवाल है, तो निश्चित रूप से पूछें। तो आज यहाँ हम रुकेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।